good morning student. Welcome to SGI online class 6 subject हिंदी लैंग्वेज lesson 2 वर्ण विचार। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 2 वर्ण विचार को समझाऊंगी। सबसे पहले ये वर्ण क्या है? अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे दिव्या ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य के विभिन्न शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। सबसे पहले दिव्या में द प्लस ई, दा पे हलंत लगा तो ई की मात्रा अलग हुई। दा प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ। इन दिव्या शब्द में 5 वर्ण, तो 5 वर्ण आपस में मिलने के बाद शब्द बना दिव्या। इसके बाद है दूसरा शब्द ने, ना हलंत प्लस ए, दो वर्णों को जोड़ा तो यहाँ पर एक शब्द बना ने। पुस्तक, पा हलंत प्लस उ प्लस सा हलंत प्लस ता हलंत प्लस आ प्लस का प्लस आ। इन वर्णों को मिलाने पर शब्द बना पुस्तक। इसके बाद इसकी परिभाषा, भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। फिर से, भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण तथा माला अर्थात वर्णों की लड़ियां या पंक्तियां। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात उन्हें बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर है आ, ई, उ आदि स्वर हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा एक होती है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। इसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात उसमें 2 मात्राएं अर्थात बड़ी मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ आते हैं। इसके बाद है प्लुत स्वर। इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसके आगे 3 का अंक लगाते हैं। अर्थात इस स्वर का प्रयोग ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम में ओ प्लुत स्वर है। सबसे पहले प्लुत स्वर को समझिए कि क्या है। सबसे पहले हर्ष स्वर हुआ आपका। हर्ष स्वर में एक मात्रा आती है और उसे बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में हमें हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, अर्थात उसमें बड़ी मात्रा होती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपके नजदीक बैठा है तो उसे आप कैसे बुलाओगे? राम। वही राम आपसे थोड़ा दूर जाकर के बैठ जाता है, उसे बुलाने के लिए आप शब्द बोलेंगे। कैसे बुलाएंगे आप?
राम। अर्थात रा उमा के मध्य में जो आपकी ध्वनि निकली वह क्या है? पुरुष स्वर है। अर्थात उसे बोलने में हमको 3 गुना समय लगा, तो ये है पुरुष स्वर। इसके बाद है अयोगवाह। ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। इसी कारण से इनको अंग, अंग, आहा लिखते हैं। अनुस्वार। अंग, अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे मंगल, बंदर, बंधन आदि। इसके बाद है अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे हंसना, आंख आदि। विसर्ग। आहा। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप विसर्ग अर्थात 2 बिंदु में के रूप में होता है, जैसे अतः, दुख आदि। हलन। स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जो ये हलन के रूप में है, तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह। बच्चों, इसे मैं पुनः दोहराऊंगी कि अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। जैसे दिव्या ने पुस्तक पढ़ी, तो दिव्या ने पुस्तक पढ़ी, ये जो शब्द है इनका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से है? इस वाक्य में विभिन्न शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से है। दिव्या, द प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि दा में हलंत लगने से जो उसकी मात्रा है, जो उसमें से स्वर निकल रहा है, उसको अलग कर देते हैं वर्ण विच्छेद में। तो दा प्लस ई प्लस वा प्लस या प्लस आ, तो इन 5 वर्ण को मिलाने से शब्द बना दिव्या। ने, ना प्लस ए, ना पे ए की मात्रा, तो शब्द बना आपका ने। पुस्तक, पा प्लस उ प्लस शा प्लस ता प्लस आ प्लस का प्लस आ। अर्थात कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6 7 वर्णों को मिलाने से बना आपका शब्द पुस्तक। लेकिन सा शब्द इसमें आधा है, तो इसमें सा में हलंत लगाने से शब्द आपका आधा होगा, उसमें आ की ध्वनि नहीं है। पढ़ी, पा प्लस शा प्लस ड़ा प्लस ई, शब्द बना आपका पढ़ी। इसके बाद इसकी परिभाषा वर्ण की, भाषा में प्रयुक्त वह ध्वनि जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते या उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्णमाला, किसी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला, अर्थात वर्णों की लड़ियां। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है, अर्थात जिनको बोलने के में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि स्वर हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिनकी
एक मात्रा होती है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनकी बड़ी मात्रा होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। प्लुत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसके आगे 3 का अंक लगाते हैं। इस प्रकार का प्रयोग ओम शब्द में देखने को मिलता है। ओम में ओ प्लुत स्वर है, अर्थात जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम जब खींचते हैं तो उसमें हमें 3 गुना समय लगता है, अर्थात इस शब्द में प्लुत स्वर है। अयोगवाह, अयोगवाह क्या है? ये वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है तथा किसी स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। इसी कारण इनको अंग, आहा, अंग लिखते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार अंग की बिंदी। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे मंगल, बंदर, बंधन आदि। अनुनासिक, चंद्र बिंदु। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे हंसना, आंख आदि। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह है 2 बिंदु आहा। विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप 2 बिंदु के रूप में होता है, जैसे आतः, दुख आदि। हलन, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उसके नीचे एक तिरछी रेखा, जो ये हलंत की है, तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन का शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन उसमें आपके 4 अयोगवाह, उष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है। तो बच्चों, इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं। थैंक यू। Hello student, have a pleasant morning to one you all. I welcome you on this video lecture class. Student, this class is for class 6th and we are going to study English literature. We are going to study English literature and chapter number 2. Chapter number 2, the songs of song. Chapter number 2, the songs of song. My dear student, this chapter was continued last classes, previous classes, and we have almost completed this chapter. Only 2 paragraphs are remained. So today we will continue that paragraph. Student, we have seen that King Akbar and Tansen went to Saint Haridas. Who was Saint Haridas? Saint Haridas was a teacher, music teacher of Tansen, music teacher of Tansen. So they both went to him. So firstly, he did not agree to sing a song. He did not agree to sing a song before them. पहले उन्होंने मना किया कि मैं अब गाना नहीं गाऊंगा. I am too old to sing a song. But Tansen knew in which way he had to change his mind. In which way he has to change his mind. So what he did,
What he did for that? क्या क्या उसने इसके लिए? He started singing before him. He started singing before him. It means तानसेन ने अपने गुरु के सामने गाना गाना शुरू कर दिया. तानसेन ने अपने गुरु के सामने गाना गाना शुरू कर दिया. So what's happened then? What's happened? Tansen did not seem to understand his teacher and he made a mistake again and again. And as soon as he started singing before his teacher, he made mistakes deliberately. He made mistakes willingly, he made mistakes purposefully. जानबूझकर उसने गलती करना शुरू कर दी. Haridas took the tanpura from Tansen's hand and sang the right. Haridas उन्होंने तानपुरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तानसेन के हाथों से ले लिया और राइट नोट यानी सही तरीके से गाना गाना शुरू किया. And he started singing in a correct note, in a right note. Then he went on the next and the next. Then and after that he came into his form. He enjoyed singing. He started enjoying singing. So he started singing next other song. He started singing different types of the song. The melody of his voice is spread across the forest like a first glimmer of dawn on the fragrance of jasmine. Melody means sweetness. उनकी वॉइस की जो मिठास थी वो फॉरेस्ट में जंगल में फैल गई जैसे कि फर्स्ट ग्लिमर होता है यानी एक झलक होती है. डॉन मीन्स होता है द टाइम बिफोर द सनराइज, इसको प्रातः काल कहते हैं. फाइन. dawn and dusk, they both are opposite to each other. Dawn is the time period before the sunrise and dusk the time period before the sunset. Fine. So it was spread in the forest like a first glimpse of dawn and fragrance of jasmine. Just like jasmine is a type of the flower and the fragrance of jasmine की सुगंध की तरीके उसके जो गाने की जो स्वीटनेस थी, सॉन्ग्स की जो स्वीटनेस थी वो पूरे फॉरेस्ट में फैल गई. Both Akbar and Tansen listened to him as they were hypnotized. Hypnotized means attractive, मंत्रमुग्ध हो जाना, enchanted. So Akbar और Tansen, they both were listening to that song, Haridas song. They really attractive too much, and Emperor realized that Tansen had spoken the truth. Emperor, speaking Akbar, realized that Tansen was really speaking truth. Tansen सच बोल रहे थे because his voice was really the wonderful voice in the world. He had not known the music could be like this. इससे पहले उन्होंने ऐसा म्यूजिक कभी भी नहीं सुना था. The first time he was hearing such type of the music, he had never heard such type of melodious music. He had certainly never heard anything like before. This was the first time that he was listening such type of the music. So he believed that Tansen was really speaking truth before him. He really liked that, he really appreciated that, and student, he really hypnotized, he really enchanted, he really felt that he was into the depth of that song. His voice was so melodious, his voice was so sweet that any person can be hypnotized to listen this voice. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask. Tansen broke the silence and started speaking. बोलना शुरू किया. चुप्पी तोड़ना. जैसे ही दोनों वापस आए, तानसेन और अकबर, they both were coming back towards whom the emperor suddenly broke the silence. Why can't you sing like him, Ustad ji? तुम उनके तरीके गाना गाना क्यों नहीं गा पाते हो? Why can't you sing? तुम क्यों नहीं गा सकते? Why are you not able to sing like your teacher? Why are you not able to sing like
your teacher Sant Haridas, because his voice is so melodious, his voice is so sweet. Tansen smiled. Shah Jahan. Tansen addressing King Akbar as a Shah Jahan. I sing at your command, the command of the emperor of हिंदुस्तान. मैं आपकी कमांड पे गाता हूँ, आपके ऑर्डर पे गाता हूँ. जैसा आप ऑर्डर करते हैं, as you ordered me, in the same way I started singing. As you ordered that you have to sing this type of the song, you have to sing such type of the song. So I started singing before an emperor. I started singing before an emperor. So that's why I am not able to express my hidden talents and talent. Because that's not my original voice. That I'm not able to reveal my originality. Because I had to sing before an emperor. But Guruji sings for one who is king of kings. In Guruji खुद के लिए गाते हैं, किंग ऑफ किंग्स, मतलब वो खुद ही किंग है, वो खुद ही सब कुछ है. ही इज द सुप्रीम पावर. ही सिंग्स फॉर एवरीवन. सो he is free to sing anything. He had no foundation, no limit, no criteria in his singing. That's why his singing is more melodious than my singing. His music springs from the depth of his soul. His music springs from the depth of his soul, free and unasked for. How can my music hope to reach those heights? क्योंकि उनका जो म्यूजिक है, उनकी जो सिंगिंग है, वो क्या टच करती है? It really touches the hearts of everyone. It really touches the hearts of everyone. And his music is free for everyone and unasked for. Unasked for means no one says to him that you have to sing such type of the song. You have to sing such type of the song. So he is free. He had no limits. He had no criteria of singing. And unasked for. And no one says to him that you have to sing such type of the song. It means he is the king of the king. He is the supreme power. He sings for everyone. And I had to sing before an emperor. So I had some types of the limitation. I had some types of the criteria. How can my music hope to reach those heights? Because his music touches the depth of the soul. यानी कहने का मतलब ये है कि आत्मा की गहराई को छूता है उनका म्यूजिक. बट हाउ कैन आई गेट दोज हाइट्स? मैं इतनी ऊंचाई को कैसे छू सकता हूँ? It's not in my criteria. It's not in my soul, because I'm not able to sing that type of the singing. And obviously he is my teacher and I'm his disciple. मैं उनका शिष्य हूँ और वो मेरे अध्यापक हैं, वो मेरे म्यूजिक टीचर हैं. So how can I touch those heights? How can I touch the depth of the soul? So our singing is different because of this. So this is the chapter you have completed today. It's written by Swapna Datta. Today it's completed finally. So your second chapter is also completed. I think you have enjoyed this story very well. This story is purposely related to 3 characters: Emperor Akbar, Tansen, and his teacher Sant Haridas. So student, it's enough for you today, and next time we will do the exercise of this chapter. Thank you and have a nice day. Myself, Rakesh Kumar, Best Teacher of Shivaji Group of Institution.
मैथ क्लास में क्लास 6 हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2.3 का अध्ययन करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फर्स्ट पार्ट। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 पार्ट है। 6 पार्ट में सभी एक जैसे हैं। तो पहला और तीसरा मैं इसका बताया दे रहा हूँ। लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले पार्ट में है 425 × 1 बराबर 425 425 याद है। किसी संख्या को अगर 1 से हम गुणा करते हैं तो गुणनफल में कोई संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका थर्ड पार्ट है 56 × 562 बराबर 562 गुना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में है 562 × 56 और राइट हैंड साइड में 562 है। तो कल किस संख्या का गुणा करें? 56 नहीं है यहाँ, तो 56 यहाँ और लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को गुणा करना भी बहुत अच्छे से आता है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है 245 × 54। तो गुणा करना है। गुणा करने के लिए हमने ऐसे लाइन खींच दिया। 4 से गुणा पहले 245 में करके लिखेंगे। तो 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 980 हो गया। अब नीचे वाले डिजिट के सामने क्रॉस लगाएंगे। अब 5 का गुणा करेंगे 245 में। 5 का 5 से करेंगे तो 25, 5 का 4 से करेंगे 5 चौको 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। और अब जोड़ देते हैं इनको। 0 8 5 13, 9 2 11 और 1 हासिल का 12, 2 और 1 हासिल का 13 और 3 और 1 और 1 दिया। तो ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप इसके सभी पार्टों का गुणा बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वितरण नियम या बंटन नियम की सहायता से गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 वितरण नियम या बंटन नियम। क्वेश्चन नंबर 3 वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या था? जैसे अगर हम मान लें हमारे पास कोई 2 या 3 संख्याएं हैं। मान लो 3 गुणा ब्रैकेट 5 और +4 कहा गया है। तो ये 3 का गुणा पहले 5 में करके यहाँ लिखेंगे बराबर, यानी 3 को इसमें 5 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3 गुणा 5 और प्लस लगाएंगे 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। ये वितरण नियम है। यानी इसको अगर हल करना है तो 3 बचे 15 और प्लस 4 के हैं 12 बराबर 15 12 27। यानी 3 गुणा 5 + 4 का मान 27 होगा। चाहे तो आप देखते 5 4 9 हो गया, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 हो जाएगा। इस यही वितरण नियम है और इसी के अनुसार आपको इनका वो सॉल्व करना है। इनको वितरण नियम के अनुसार इसका है सेकंड क्वेश्चन बताया। इसमें 6 पार्ट है और सेकंड पार्ट में इसका बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में है 786 × 96 इस तरीके से है। तो इसमें से हमको वितरण नियम का उपयोग करने के लिए 2 संख्याओं में से किसी एक संख्या को 2 भागों में बांटते हैं और जिससे हमको गुणा करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो। तो अब 786 को तो ऐसे कर दें, 96 को हम बदल कर लिख सकते हैं। तो 786 गुणा ब्रैकेट 96 को क्या लिख सकते हैं
चाहे 90 प्लस 6 लिख दे या 100 माइनस 4 लिख दे, दोनों बातें एक जैसी हैं। तो 100 माइनस 4 लिखना ज्यादा उचित है। 90 प्लस 6 लिखते तो 9 का गुणा करना होता और 6 का गुणा करना होता। ऐसे 100 का गुणा ही नहीं करना तो बराबर हम इसको लिख सकते हैं 786 और 100 का गुणा करें तो 2 जीरो इसमें और हो जाएंगे, फिर माइनस अब 4 का गुणा 786 निकल के यहाँ तो 4 6 24 4 8 32 और 2 34 4 7 28 और 3 31 3144 हो गया। इसमें से इसको घटा दिया जाए तो आंसर मिल जाएगा। तो 0 में से 4 तो कम नहीं होगा तो 10 में से 4 कम करेंगे तो 6, यहाँ क्या रह गया 9, 9 में से 4 कम करेंगे तो 5, अब यहाँ क्या रह गया है 5, 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 और 8 भी ऐसे ही बना रहा 9 3 है तो 8 में से 3 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये है वितरण नियम। वितरण नियम के आधार पर आपको इसी तरीके से इसमें 6 पार्ट हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विभिन्न गुण धर्मों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए और इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है इसका पहला और तीसरा पार्ट मैं बता दे रहा हूं, 2 पार्ट आप करेंगे 2 मैं बता रहा हूं। तो चौथे का फर्स्ट पार्ट 516 गुणा 516 गुणा 7 और प्लस 516 गुणा 3, इसको एक नियम के आधार पर सॉल्व करना है। तो नियम के आधार का मतलब है देखो कि प्लस लगा है, गुणा वाला तो एक ही पद होता है, तो एक पद आपका ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तो बीच में प्लस लगा है। दोनों पदों में देखिए कोई कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, तो 516 इसमें भी है 516 इसमें भी है, तो 516 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, इनटू में है ऐसे। अब 516 से भाग पहले पद को देंगे, 516 से 516 कट जाएगा, क्या बचेगा 7 और ये वाला प्लस लगा दिया। 516 से दूसरे पद को भी भाग देंगे तो 516 से 516 कट गया, कितना बच गया 3, तो बराबर हो गया 516 गुणा 7 और 3 को जोड़ दिया तो क्या हो गया 10 और बराबर आंसर मिल गया 5160। ये वितरण नियम के आधार पर है, ठीक है। बंटन नियम, बंटन का है चाहे वितरण का है, बंटन नियम फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है, चौथे का ही थर्ड पार्ट में 53,721 53,721 गुणा 959 और प्लस 53,721 53,721, इसको भी एक नियम के आधार पर गुणा करना है तो सरल करना है। पहला पद तो गुणा वाला ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। इसमें भी अब दोनों पदों में देखते हैं कि कोई संख्या ऐसी है क्या जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में पाई जा रही है। तो 53,721 53,721, तो 53,721 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इससे भाग पहले पद को देंगे तो ये संख्या इससे कट जाएगी, क्या बचेगा 959 और ये वाला प्लस लगाएंगे। अब इससे भाग हम दूसरी संख्या को भी देंगे तो संख्याएं समान है, इसलिए भाग के नहीं बना जाएगा, एक बार तो +1 लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें तो आप गलत हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो एक बार गया तो एक लिख दिया। अब ये बराबर हो गया 53,721 गुणा इसको एक को जोड़ दें तो 960 हो गया। 960 का गुणा इसमें कर लें, तो पहले तो 0 का करना है तो 5 0 को हम ऐसे ही लगा देंगे, नीचे वाले 0 को क्रॉस कर दें, 6 का गुणा तो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 7
42 और 1 43, 6 तिरका 18 4 22 और 6 पंचे 30 और 2 32। अब की बात 2 क्रॉस लगाएंगे, 9 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64 और 9 तिया 27 और 6 33, 9 पंचे 45 और 3 48। अब सभी को जोड़ दो तो 0 6 9 2 11 8 3 11 और 1 12 4 2 6 1 7 5 8 3 11 और 4 और 1 5। इतना आंसर आ गया, यानी 51,57,000 5,15,72,160 ये आपको आंसर प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक दुकानदार ने 125 टीवी खरीदे, यदि प्रत्येक यानी एक टीवी का मूल्य 8,500 रुपए है तो सभी टीवी सेटों का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक टीवी का मूल्य बराबर, एक टीवी का मूल्य बराबर कितना है 8,500 रुपए, 8,500 रुपए है तो 125 टीवी का मूल्य बराबर। अब चूंकि एक टीवी का मूल्य 8,500 रुपए है, ज्यादा खरीदेंगे तो पैसा भी तो आपको ज्यादा देना होगा। अब ज्यादा का मतलब है कि गुणा, तो 8,500 में 125 का गुणा कर दिया जाए, यानी 125 गुणा 8,500। तो 2 जीरो तो हम लास्ट में लगा ही देंगे और हमको केवल 85 का गुणा इसमें कर देना चाहिए। तो 2 जीरो सेव रखेंगे तो 5 का गुणा करेंगे तो 55 25 और 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 8 से कर दें तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। जोड़ दें उसको, 5 हो गया और 2 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और ये 2 जीरो हमको यहाँ और लगा देंगे तो इतने रुपए हो गया, शायद आ गया होगा। अब इसी प्रकार से इसने कहा एक स्कूल में कक्षा 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, एक स्कूल में कक्षा 6 के 5 विभाग हैं, तो विभाग की संख्या बराबर 5। प्रत्येक विभाग में 63 विद्यार्थी हैं। एक विभाग में छात्रों की संख्या बराबर 63। तो इसी प्रकार से कह 5 विभाग हैं तो 5 विभागों में कितनी संख्या हो जाएगी, एक विभाग में 63 है तो 5 में ज्यादा होंगे, ज्यादा का मतलब गुना, तो 5 विभागों में छात्रों की संख्या बराबर 63 गुणा 5 बराबर 5 का गुणा कर लें, 5 दिए 15, 5 छक्का 30 और 1 31, 315 छात्र हो गए। कक्षा 6 में 315 छात्र हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी की मासिक फीस, प्रत्येक विद्यार्थी की मासिक फीस बराबर कितनी है, 86 रुपए, 86 रुपए है, तब एक महीने में
एक महीने में कुल फीस बराबर एक माह की कुल फीस बराबर 315 छात्र हैं, एक छात्र 86 रुपए दे रहा है, तो पूरी फीस कितनी हो गई, यानी इसमें से इसका गुणा कर दें तो 315 गुणा 86, 6 पंचे 30, 6 एकम 6 3 9 6 का 18, 8 से गुणा करें तो 8 पंचे 40, 8 एकम 8 4 12, 8 तिरका 24 और 1 25, 0 9 8 2 10, 6 और 1 7 और 2, तो 27,090 रुपए हो गए फीस, यानी कक्षा 6 के सभी छात्रों की फीस 27,090 रुपए हो गए। शायद आ गया होगा। अब 7वां नंबर है, कोई दो विषम संख्याएं लीजिए, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या गुणनफल विषम संख्या है या अवलोकन कीजिए। संख्याओं के कुछ अन्य जोड़ों को पर दोहराइए। अब आप जोड़ों को बताना, तो दो संख्याएं ले लेते हैं, जैसे हम विषम संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए विषम संख्याएं हमारे पास 7 और 5 है, 5 और 7, तो 5 गुणा 7 बराबर 35, 7 पंचे 35, तो 5 भी विषम था, 7 भी विषम है, तो 35 भी विषम होगा, यानी ये संख्या विषम होगी। अब दो जोड़े आप या 2 3 4 जोड़े आप जितने भी कर सकते हो आगे आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज भी आप लोग ये फिनिश हो गई। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 6 ज्योग्राफी पार्ट 2 भू आकृतियों चैप्टर समझा रही थी, जिसमें मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पठार और पठार के प्रकार के बारे में बताया था। आज मैं नेक्स्ट भू आकृति को डिस्कस करने जा रही हूँ, द्वीप। द्वीप यानी आइलैंड। तो बच्चों, द्वीप क्या होते हैं? द्वीप वे होते हैं जो पानी से घिरे रहते हैं। चारों तरफ किससे घिरे रहते हैं? दे आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। तो चारों तरफ से किससे घिरे रहते हैं बच्चों? पानी से घिरे रहते हैं। द्वीप विविध तरीकों से बनते हैं, जैसे कि महाद्वीपीय द्वीप। तो ये क्या होता है बच्चों? ये बस एक द्वीप होता है। नेक्स्ट हमारा आता है समुद्री द्वीप। समुद्री द्वीप क्या होते हैं? समुद्र के भीतर भौगोलिक अशांति के फलस्वरूप इन द्वीपों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो समुद्री द्वीप में बच्चों हमारे ज्वालामुखी द्वीप आते हैं और मूंगा द्वीप आते हैं। तो मूंगा के द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं बच्चों हमारे? ये ज्वालामुखी का शीर्ष होता है जो समुद्र के नीचे होता है। तो ये क्या होता है? ज्वालामुखी द्वीप ज्वालामुखी का शीर्ष होता है जो समुद्र के क्या होता है बच्चों? नीचे होता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं मूंगा। मूंगा क्या होते हैं? मूंगे की चट्टानें धीरे धीरे डूबकर तथा मूंगा शीर्ष पर संचय द्वारा होता है। तो बच्चों जलोढ़ द्वीप, जलोढ़ द्वीप क्या होते हैं? यह वह द्वीप है जिससे नदियां अपने साथ बजरी और गाद लेकर चलती है। तो नदियां जो अपने साथ गाज लाती है, नदियां अपने साथ जो सिल्ट लेके आती हैं, गाद लेके आती है, जिसको कि हम एलुवियल सॉइल कहते हैं, तो वो क्या होती है बच्चों? वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो उनसे किन द्वीपों का निर्माण होता है? उनसे जलोढ़ द्वीपों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा आता है बाधा द्वीप। बाधा द्वीप क्या होते हैं बच्चों? ये वह द्वीप होते हैं जो समुद्र तटों पर रेत का ढेर लगने से जो द्वीप का समूह बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बाधा द्वीप कहते हैं। तो ये हमारे क्या कहते हैं? द्वीप और द्वीप के प्रकार। तो द्वीप क्या मतलब क्या होता है? द्वीप वे होते हैं जो चारों ओर जल से घिरे रहते हैं। दो तरह के द्वीप होते हैं, महाद्वीपीय, ये बस एक द्वीप होता है। समुद्री द्वीप, समुद्री द्वीप भौगोलिक अशांति के कारण उत्पन्न होते हैं। समुद्री द्वीप में ही ज्वालामुखी द्वीप आते हैं और मूंगा द्वीप आते हैं। ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं? जो ये ज्वालामुखी का शीर्ष होता है जो समुद्र के नीचे होता है। और जलोढ़ द्वीप क्या होते हैं? नदियां जो अपने साथ गाद लेकर आती है, उनसे जिन द्वीपों का निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ द्वीप कहते हैं। और हमारे बाधा द्वीप क्या होते हैं? ये वह द्वीप है जो समुद्र तटों पर रेत का ढेर लगने से जो द्वीप का समूह बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाधा द्वीप
द्वीप के बारे में हम कुछ बात बताने जा रहे हैं। एक छोटा द्वीप क्या कहलाता है बच्चों? टापू कहलाता है। टापू किसको कहते हैं? एक छोटा द्वीप टापू कहलाता है। द्वीपों या टापू के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग द्वीप समूह कहलाते हैं। द्वीपों या टापू के समूह द्वीप समूह कहलाते हैं। सरोवर के मैदान सूखी झील के बिस्तर होते हैं। अगाध मैदान क्या होते हैं? समुद्री शैवाल से ढके होते हैं। तो ये हमारे द्वीप के बारे में बातें हैं कि एक छोटा द्वीप टापू कहलाता है। द्वीपों या टापू के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं। तो बच्चों ये हमारी भू-आकृतियां थी। अब इन भू-आकृतियों को मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दे रही हूँ जिससे कि आपको उसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो वो जमीन की सतह जैसा कि मैंने बताया था सब जगह क्या होती है बच्चों? एक समान नहीं होती है। कुछ क्षेत्र असमान होते हैं, कुछ क्षेत्र असमतल होते हैं। तो लैंड सरफेस इज नॉट इक्वल ऑन ऑल साइड ना। वो आकृतियां क्या होती हैं? पर्वत, मैदान, पठार और द्वीप। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्वत, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि पृथ्वी सतह पर जो अलग-अलग स्थलाकृतियां होती हैं जिनकी ऊंचाई कितनी होती है बच्चों? जिनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है और जिनकी ढाल क्या होती है? जिनका ऊपरी भाग क्या होता है? चोटी के रूप में होता है। जिनकी ढाल कैसी होती है? बहुत अधिक संकरित होती है और जिनका ऊपरी भाग चोटी की तरह होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पर्वत कहते हैं। मैंने बताया था कि पर्वत का वर्गीकरण मैंने क्या बताया था? कौन-कौन से पर्वत होते हैं? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत यानी अवरोधक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और फोर्थ आपका क्या है? अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत बच्चों? अवशिष्ट पर्वत। तो इसका मैं शॉर्टली रिवीजन करा रही हूं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, लेकिन दोबारा मैं इसका रिवीजन करवा रही हूँ। वलित पर्वत क्या होते हैं बच्चों? फोल्ड माउंटेन। तो वलित पर्वत के लिए जैसे मैंने बताया था कि दो प्लेटों का होना जरूरी होता है। वलित पर्वतों में दो प्लेटों का होना जरूरी होता है। प्लेटों के बीच में क्या होता है बच्चों? ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं जिससे इनमें क्या होती है? गति होती है। कौन सी गति होती है? अभिसारी गति होती है। कौन सी गति होती है बच्चों? अभिसारी गति होती है। अभिसारी गति होने से क्या होता है? प्लेटों में बल पड़ता है। कौन सा बल पड़ता है? इनमें संपीड़न बल पड़ता है। कौन सा बल पड़ता है बच्चों? संपीड़न बल पड़ता है। तो संपीड़न बल पड़ने से क्या होता है? इसमें वलन की प्रक्रिया होती है या मुड़ने की प्रक्रिया होती है। तो इसी वलन की प्रक्रिया से क्या होता है बच्चों? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। क्या होता है? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। सेकंड हम बात करते हैं अवरोधक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। तो घर्षण के कारण ये पर्वत बनते हैं। तो वलित पर्वत किससे बनते हैं बच्चों? संपीड़न बल से। लेकिन जो अवरोधक पर्वत होते हैं कभी-कभी होता है कि दो प्लेटें हैं, इनके बीच में किसी वजह से दरार पड़ जाती है। जैसे ये दो प्लेटें हैं बच्चों, ये दो प्लेट्स हैं आपकी, इनमें किसी बीच से इनके बीच में क्या पड़ गई? दरार पड़ गई। तो दरार पड़ने से क्या होता है कि ये प्लेट अलग-अलग हो जाएगी। एक तरफ की प्लेट नीचे की तरफ हो जाती है और दूसरी तरफ की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे ये दो प्लेटें हैं, इसमें से एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट आपकी क्या आ गई? नीचे की तरफ आ गई, क्योंकि इसमें दरार पड़ गई, इसमें बल पड़ा। जिससे ये प्लेट क्या हो गई? नीचे की तरफ आ गई। तो ये कौन सा बल पड़ रहा है इसमें? इसमें बल पड़ता है बच्चों तनाव मूलक बल। क्या पड़ता है? तनाव मूलक बल पड़ता है। आपका वलित पर्वतों में कौन सा बल पड़ता है? संपीड़न बल पड़ता है। और अवरोधक पर्वतों में कौन सा बल पड़ता है बच्चों? तनाव मूलक बल पड़ता है। तो प्लेटों के बीच में क्रैक होने से क्या हो गया? प्लेट नीचे की ओर आ गई। तो जो नीचे वाला भाग आपका क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। ऊपर वाला भाग आपका क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। जैसे क्या होता है बच्चों? अवरोधक यानी ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत। बच्चों अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वतों के निर्माण में मैग्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ज्वालामुखी पर्वत मैंने आपको बताया था जैसे कि अपने प्रीवियस लेक्चर में कि सिंडर शंकु, मिश्रित शंकु और पारदर्शी शंकु। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें कुल मिला के क्या काम होता है? मैग्मा का काम होता है। जिस पर्वतों का, जिस शंकु का निर्माण सिर्फ रॉक से होता है, जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा मैग्मा का पाइप है, इससे हमारी क्या होगी? इससे हमारी
ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ये आपकी अंदर की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो भारी प्लेट अंदर की ओर चली जाती है जो हल्की होती है, और जो हल्की होती है वो क्या होती है बच्चों, ऊपर की ओर उठ जाती है। तो भारी प्लेट पृथ्वी के गर्भ में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। पृथ्वी के गर्भ में तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है, प्लेट गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण क्या हो जाती है, प्लेट पिघल जाती है और उसका विनाश हो जाता है। तो फिर क्या होता है, मैग्मा का निर्माण होता है, और फिर मैग्मा बाहर आने पर क्या हो जाता है, ठंडा होकर जम जाता है और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण कर देता है। क्या बच्चों, अब हम बात करते हैं अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा खुचा। क्या मतलब होता है अवशिष्ट का, बचा खुचा। तो क्या होता है, अपरदन के कारकों के द्वारा, अपरदन मतलब होता है कि कट जाना या हट जाना, तो अपरदन किसके द्वारा होता है, नदी के द्वारा, वर्षा के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा। क्या होता है बच्चों, अपरदन के कारण पर्वतों की ऊंचाई में कमी होने लगती है। तो इस प्रकार अपरदन के पश्चात पर्वतों का बचा अवशिष्ट ही हमारा क्या कहलाता है, अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। अब हम दूसरी भू आकृति की बात करने जा रहे हैं बच्चों, प्लेन, मैदान। तो मैदान क्या होते हैं, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये समानता माध्य समुद्री तल से मीन सी लेवल से 200 मीटर से भी अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान समतल होते हैं, कुछ तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदानों का निर्माण कैसे होता है बच्चों, नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है। तो नदियां अपने साथ क्या लेके आती है, पत्थर, बालू, सिल्ट लेके आती हैं, और वे घाटियों में इसको क्या कर देती हैं, निक्षेपित कर देती हैं, और इन्हीं निक्षेपों से फिर क्या होता है बच्चों, मैदानों का निर्माण होता है। समानता मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, सड़कें बनाना आसान होता है। यहाँ की जलवायु बहुत सुटेबल होती है। ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यागंसे नदी का मैदान क्या है बच्चों, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम मैदानों के प्रकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला मैदान होता है बच्चों संरचनात्मक मैदान, यानी स्ट्रक्चर प्लेन। तो स्ट्रक्चर प्लेन क्या होता है, ये मैदान समुद्र तट के पास स्थित होता है। इस मैदान की स्थिति समुद्र तट की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि तटीय क्षेत्र एक समतल क्षेत्र है तो जो उभरा हुआ मैदान होगा वो बहुत विस्तृत और व्यापक होगा। यदि तटीय क्षेत्र के निकट पहाड़ी क्षेत्र है तो जो उभरा हुआ मैदान होगा वो एक संकीर्ण बेल्ट होगा, जैसे कि भारत का मालवा तट। तो दूसरे मैदान हमारे आते हैं बच्चों कटाव के मैदान, यानी इरोशनल प्लेन। जैसा कि पता चलता है कि इस तरह के मैदानों का निर्माण किससे होता है बच्चों, क्षरण या कटाव के फलस्वरूप होता है। क्षरण या कटाव के फलस्वरूप इस तरह के मैदानों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए जब बर्फ अपरदन करके अपने रास्ते से बहती हुई आती है तो क्या हो जाता है, जो बर्फ के मैदान बनते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है निक्षेपण के मैदान, यानी डिपोजिशनल प्लेन। इस प्रकार के मैदान बड़े पैमाने पर तलछट के जमाव द्वारा निर्मित होते हैं। नदियों द्वारा लाया गया जो गाद होता है वो धीरे धीरे जमा हो जाता है। जो नदियां अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं, एलुवियल लेके आती हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, जमा हो जाता है। और जमा होने पर वो किस प्रकार के मैदानों का निर्माण कर देता है, निक्षेपण मैदानों का निर्माण कर देता है। ये तीन तरह के मैदान हो गए हमारे, संरचनात्मक मैदान, कटाव के मैदान और निक्षेपण के मैदान। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर फर्स्ट प्राचीन काल के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड आदि मानव का जीवन के बारे में पढ़ाऊंगी। आदि मानव का जीवन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रारंभिक इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। तो प्रारंभिक इतिहास को माने जब आदि मानव ने सबसे पहले लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट किया, माने आदि मानव ने उस समय हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला क्या, पूरा पाषाण काल, सेकंड
मध्यपाषाण काल और थर्ड नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा मीन्स क्या होता है? पुराना। पाषाण मीन्स पत्थर, काल मीन्स समय। माने पूरा पाषाण काल को, यानी पूरा पाषाण काल को पुराने पत्थर काल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आदि मानव ने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। पत्थरों के प्रयोग से माने वह पत्थरों से औजार बनाता था, पत्थरों के माध्यम से माने वह अपने कई काम करता था। इसीलिए पत्थरों के टकराने से या दो पत्थरों के लगातार टकराने से क्या हुआ था? अचानक आग की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब वह आग के बारे में पूरा पाषाण काल में परिचित हो चुका था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो जीवन था वो क्या था? विकसित नहीं था, माने उसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। इसलिए वह जंगलों में जंगली जानवरों की तरह ही अपना जीवन चलाता था। माने केवल वह जानवरों का शिकार करता था, पेड़ों की फल फूल तथा पत्तियों का भोजन करता था। बाद में उसने पेड़ों अपने शरीर को ढकने के लिए उसने वस्त्र, उसके पास वस्त्र नहीं होते थे, तो वह केवल अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ों की छाल तथा पशुओं की छाल का प्रयोग करता था, जिससे बाद में ये माना जाता है कि वह वस्त्र ढकने के साथ साथ धार्मिक विश्वास, पूरा पाषाण काल में मनुष्य को उस समय धर्म के बारे में भी कुछ विश्वास होने लगा था। जैसे कि वह प्रकृति से वह हवा प्राप्त करता था, सूर्य से उसे रोशनी और गर्मी मिलती थी, अग्नि से भी उसे अपना भोजन पकाना तथा अपने शरीर को गर्म रखना। तो इन सारी प्राकृतिक चीजों को ही वह ईश्वर के रूप में स्वीकार करता था। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव सूर्य, अग्नि, वायु तथा पत्थरों की भी पूजा करता था। धार्मिक विश्वास के बाद आग की खोज यानी पूरा पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ा जो आविष्कार था वो क्या था? आग की खोज। क्योंकि आग की खोज के बाद मनुष्य का जीवन थोड़ा बेहतर हो गया था, जिससे वह स्वयं को गर्मी यानी सर्दी से बचने के लिए अपने आप को आग जलाकर गर्म करता था तथा अपने भोजन इससे पहले वो क्या था? भोजन को कच्चा खाने से उसे किसी भी तरह का कोई स्वाद नहीं था। आग की खोज होने के बाद वह भोजन को पकाकर खाने लगा। पकाकर खाने से भोजन क्या था? स्वादिष्ट हो गया था। आग की खोज मानव के लिए क्या थी? एक बेहतर उसके जीवन काल की एक बेहतर आविष्कार था, जिसकी खोज के बाद उसके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आ चुका था। आइए अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य का मतलब क्या होता है? मिडिल यानी बीच में, पाषाण यानी पत्थर। मध्य पाषाण काल वह समय है जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच आता है, उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच के स्थान या बीच के समय को हम मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। मध्य पाषाण काल का जो समय था लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के बीच था। मध्य पाषाण काल का जो समय यानी टाइम था वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हालांकि मध्य पाषाण काल क्या था? बहुत ही कम समय के लिए था मध्य पाषाण काल, क्योंकि पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख से लेकर यानी 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा पाषाण काल का जो समय था वह बहुत ही लंबा पीरियड था।
बट मध्य पाषाण काल का जो समय था, समय बहुत ही कम था, माने समय जो था, टाइम पीरियड जो था वह बहुत ही कम था, यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर केवल 8,000 ईसा पूर्व तक ही था। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल का विकसित रूप माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल से के बाद, यानी पूरा पाषाण काल के बाद मानव ने कई विकास, मानव ने कई आविष्कार इस तरह किए जिससे इस काल को हम पूरा पाषाण काल का विकसित रूप मानते हैं। हालांकि विकास की दर बहुत कम थी, किंतु क्या थी, महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यकाल में जो विकास हुए थे, जो आविष्कार हुए थे तो बहुत कम, माने संख्या में क्या थे, बहुत अधिक नहीं थे, लेकिन इनकी जो महात्मा, यानी ये थे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक थे। मध्यकाल में सबसे पहले पूरा पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल में मनुष्य अपने औजार पत्थरों से बनाता था। ये पत्थर, यानी पत्थरों के बनाए हुए औजार जो थे वो क्या थे, भारी थे, नुकीले नहीं थे, इसलिए इन औजारों का प्रयोग करना पहले तो क्या था, मुश्किल था, इसके बाद आसान नहीं था। परंतु मध्य पाषाण काल में प्रयोग किए जाने वाले जो औजार थे वो कैसे थे, अपेक्षाकृत अधिक धार वाले थे, छोटे थे और सुघड़ थे। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मध्य पाषाण काल में आदिमानव ने जो औजार बनाने शुरू किए, स्टार्ट किए, उनका जो माने उनका जो देखने का तरीका था वो क्या थे, अपेक्षाकृत कैसे थे, हल्के थे। सबसे पहले तो उठाने में आराम थी, धारदार थे, माने इनमें धार थी, तो इनसे किसी भी चीज को मारना या काटना क्या था, आसान हो गया था। छोटे थे और सुघड़ मतलब देखने में भी सुंदर दिखाई देते थे। आदिमानव का इन औजारों के बाद जो दूसरा मतलब है वो क्या था कि आदिमानव ने सबसे बड़ी प्रोग्रेस जो की थी वो था कि आदिमानव ने ये समझना स्टार्ट कर दिया था कि भूमि में बीज, माने भूमि में यदि बीज बोए जाए, यदि बीजों को बोया जाए तो ये कुछ समय पश्चात क्या होंगे, अंकुरित हो जाएंगे, और अंकुरित होकर ये क्या बनेंगे, पौधे बन जाएंगे, और इन पौधे से मनुष्य को अनाज मिलने लगा था। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य को खेती करने, यानी कृषि करने का भी ज्ञान हो गया था। इससे पहले उसे किसी भी तरह की खेती करने का ज्ञान नहीं था। मनुष्य ने धीरे धीरे पृथ्वी पर क्या था, बीज बोने, यानी बीज बोना स्टार्ट किया, जिससे उसने देखा कि ये बीज अंकुरित होकर, यानी अंकुरित होकर पौधे बन गए थे, और इन पौधों के बड़े होने पर तथा पकने पर क्या था, उससे अनाज के दाने निकल रहे थे। इसलिए मनुष्य ने धीरे धीरे करके खेती करना शुरू किया, और खेती करने में वह सबसे पहले गेहूं, मक्का, जौ तथा अन्य कई तरह की फसलें धीरे धीरे बोने लगा। अब हम ये देखते हैं कि माने मध्य पाषाण काल तक, यानी मध्य पाषाण काल क्या था, पूरा पाषाण का विकसित रूप था, तथा मध्य पाषाण काल उस समय कहां से कहां तक फैला था। तो दक्कन के प्रायद्वीप, माने दक्कन के प्रायद्वीप के कई स्थानों में, माने दक्कन के, यानी दक्कन का जो हमारा इंडिया का हिस्सा था वो क्या था, माने साउथ, माने साउथ का इंडिया था, माने दक्षिण का एरिया था। उस एरिया के कई स्थानों पर, जैसे क्या था, आदमगढ़ यानी नर्मदा नदी के किनारे, आदमगढ़ कहाँ है, नर्मदा नदी के किनारे। तो हमें मध्य पाषाण काल के कुछ अवशेष नर्मदा नदी के किनारे मिलते हैं। लेखनिया यानी सोन नदी पर स्थित है, जो यानी लेखनिया के कुछ, माने मध्य पाषाण काल के कुछ अवशेष हमें सोन नदी के किनारे स्थित लेखनिया में प्राप्त हुए। नेवासा जो क्या है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेवासा नर्मदा नदी के तट पर स्थित होने के कारण क्या है, नेवासा, माने नेवासा के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट जान हल्ली क्या है, बेंगलुरु के पास यानी कर्नाटका, माने कर्नाटका के पास जाल हल्ली में भी हमें मध्य पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले। तथा कुंडापुर यानी इन आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के कुंडापुर में
हमें मध्य पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले, जो क्या थे, कितने थे, मध्य पाषाण काल के कुछ अवशेष थे। परंतु अब हम ये देखते हैं कि संभावना है कि आदि मानव ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, यानी मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने, माने क्योंकि पूरा पाषाण काल के मनुष्य क्या थे, धार्मिक थे, माने वह प्रकृति की पूजा करते थे। इसके बाद मध्य पाषाण काल तक ये माना जाता है कि मानव ने इस समय तक भगवान माने धार्मिक विश्वास पर भी, माने इसलिए वह प्रकृति माने प्रकृति से संबंधित यानी सूर्य, अग्नि, वायु तथा पत्थरों की पूजा करना शुरू कर चुका था। आज मैंने आपको मध्य पाषाण काल के बारे में बताया है। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको नव पाषाण काल के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर 2 पश्वा पेज नंबर 17 पर ये एक्सरसाइज है, उसे सॉल्व कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस चैप्टर का अर्थ आप पढ़ चुके हैं। इसके पहले आप शब्दार्थ भी लिख चुके होंगे। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब कभी आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप आपकी बुक में जो शब्दार्थ दिए हैं उसे आप अपनी नोटबुक में भी लिखें। उसके बाद जो मैंने अर्थ पढ़ाया है, अर्थ लिखें, ठीक है। अर्थ के बाद अब नंबर आता है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज अनुप्रयोगा, जो कि पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रही है। देखिए, उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्नोत्तर है ये आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे ढंग से, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में इसको लिखेंगे, ठीक है। बुक में तो आप फिल करें ही पेंसिल से, लेकिन ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। एक प्रश्नोत्तर लिखने के बाद एक लाइन का गैप करिए, फिर दूसरा लिखिए, फिर एक लाइन का गैप करिए। इस तरह से आपका जो लेखन कार्य है वो बहुत सुंदर होना चाहिए और स्वच्छ भी होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। फिर से मैं बता रही हूँ कि आपको नोटबुक में क्या क्या, बच्चे परेशान होते हैं, मैम संस्कृत के नोट्स क्या है बच्चों, शब्दार्थ, अर्थ और प्रश्नोत्तर, ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और बाकी शेष एक्सरसाइज आपकी बुक में फिल होगी। बस यही आपके नोट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो आप ये प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है, कहा गृह रक्षाम करोति, कौन घर की रक्षा करता है? इसका आंसर होगा अलिपिका गृह रक्षाम करोति, खोजी कुत्ता घर की रक्षा करता है। बच्चों ये देखिए, बस एक शब्द आपको चेंज करना है और पूरा आंसर आपका तैयार है। बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। कितना आसान है। कहा की जगह आपने अलिपिका लिख दिया। वो पूछ रहे ना कौन की जगह आपका आंसर होगा अलिपिका। बस इतना चेंज, बाकी सारा पूरा वैसे ही आपका सेंटेंस रहेगा जैसे पहले था। तो इस तरह से एक शब्द चेंज करने मात्र से आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। तो कहा गृह रक्षाम करोति, अलिपिका गृह रक्षाम करोति। नेक्स्ट है, सार्वेया शावकाः केन सह गच्छन्ति, कुतिया के बच्चे किसके साथ जाते हैं? तो सार्वेया शावकाः माता सह गच्छन्ति। यहाँ भी देखिए केन की जगह सिर्फ माता आ गया शब्द। ये नहीं कि आप केन भी लिख दे और माता भी लिख दे। पूछ रहा है केन सह, किसके साथ? तो आप लिख देंगे माता सह, यानी माता के साथ। बस इतना आपको करना है। तो सार्वेया शावकाः माता सह गच्छन्ति। थर्ड है, कौ पर्यावरण रक्षको स्तः। कौ द्विवचन है, कहा कौ के, कौन दोनों, द्विवचन इट मीन्स दो की बात की जा रही है। कौ मीन्स कौन दोनों, पर्यावरण रक्षको स्तः
पर्यावरण के रक्षक हैं। कौन दोनों पर्यावरण के रक्षक हैं? तो आपका आंसर होगा क की जगह शूकरों। शूकरों पर्यावरण रक्षकों स्तः। दो सुअर पर्यावरण के रक्षक हैं। दोनों सुअर या दो सुअर पर्यावरण के रक्षक हैं। नेक्स्ट है शूकरों काम गृहीत्वा पृथ्वीं स्वच्छं कुर्वन्ति। दोनों सुअर क्या ग्रहण करके पृथ्वी को साफ करते हैं? तो काम की जगह आप लिखेंगे मलिनम, गंदगी को ग्रहण करके या गंदगी को खा करके। ठीक है, दोनों सुअर क्या ग्रहण करके पृथ्वी को स्वच्छ करते हैं? तो आपका आंसर होगा शूकरो मलिनम गृहीत्वा पृथ्वीं स्वच्छं कुर्वन्ति। दोनों सुअर गंदगी खा करके पृथ्वी को स्वच्छ करते हैं या साफ करते हैं। आपको हिंदी में नहीं लिखना है ये आंसर, ठीक है, आपको लिखना संस्कृत में ही है। बस आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी में इसको अनुवाद करके बता रही हूँ। ठीक है, जब आप क्वेश्चन समझेंगे अच्छी तरह से तभी तो आंसर लिख पाएंगे ना। तो लेकिन आपको लिखना संस्कृत भाषा में ही है। मृगाः कुत्र वसन्ति, हिरण कहाँ रहते हैं? कुत्र मीन्स कहाँ। इसका आंसर होगा मृगाः वने वसन्ति, हिरण जंगल में रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये 5 प्रश्नोत्तर आपके कंप्लीट हो गए। आप बहुत अच्छे ढंग से इसे नोटबुक में लिखेंगे। बुक में पेंसिल से फिल करेंगे और नोटबुक में पेन से लिखेंगे। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 है नीचे लिखे गए पदों में से ये लिखा कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर स्थान भरें। ये देखिए कोष्ठक या ब्रैकेट में जो लिखे हुए हैं इनसे उचित शब्द आपको चुनना है और ये FIB दी हुई है और यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों ये देखो ये कर्ता दिए हुए हैं, साहा, सा, ते, तो ये कर्ता दिए हुए हैं और ये क्रियाएं दी हुई हैं। अब इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपको जैसे ये साहा पुल्लिंग है, ये सा स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग है। देखिए दोनों सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये ते पुल्लिंग बहुवचन में आता है बच्चों। रूप चलता है पुल्लिंग में तद का, सा, तौ, ते। तो ते पुल्लिंग जो है बहुवचन है इसलिए यहाँ पर बहुवचन की क्रिया आ रही है। लेकिन ये ते नपुंसकलिंग तद, ते, तानी, ये नपुंसकलिंग में द्विवचन हो जाता है और ये पुल्लिंग में बहुवचन हो जाता है। तो जो ब्रैकेट में जैसे लिखा है वैसे ही आपको इसके अनुसार क्रिया लगानी है। देखिए जैसे सा पुल्लिंग है एक वचन, तो एक वचन की क्रिया पठती इसमें करेक्ट है। सा स्त्रीलिंग है इसमें भी पठती क्रिया एक वचन की सही है। अब देखिए ते पुल्लिंग बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया पठंती होती है, पठती एक वचन, पठती पठता पठंती, पठती एक वचन है तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है क्योंकि कर्ता जब बहुवचन का होगा तो क्रिया भी हम बहुवचन की ही लगाएंगे। तो ते पुल्लिंग के साथ पठंती शब्द आएगा। ते नपुंसकलिंग द्विवचन है इसलिए द्विवचन की क्रिया यहाँ पठता सही है, पठती पठता द्विवचन, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट। तो पुल्लिंग द्विवचन है, गच्छन्ति बहुवचन की क्रिया है, गच्छता द्विवचन, तो द्विवचन का करता है तो हम द्विवचन की क्रिया गच्छता लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने टिक मार्क कर दी है, आप भी बुक में ऐसे टिक करेंगे और FIB में भी करेक्ट वर्ड को लिखेंगे। जैसे यहाँ पठती सही था तो आपने रिक्त स्थान में भरा, जो करेक्ट वर्ड है वो यहाँ आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 है निम्नलिखित धातुओं में, ये धातुएं दी हैं, निर्देशानुसार क्रियापदों की रचना कीजिए।
निर्देशानुसार यानी जैसा कि आपको निर्देश दिया जा रहा है उसके अनुसार क्रियापदों की रचना करनी है। क्रियापद यानी जो क्रियाएं हैं, और ये धातु, धातु मीन्स भी क्रिया होता है, ठीक है। संस्कृत में धातु का मतलब क्रिया। अब आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो पट धातु का दिया हुआ है। पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्, ये एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो जो आपका एग्जाम्पल बुक में है इस एक्सरसाइज में कि पठिष्यसि, पठिष्यथाः, पठिष्यत्, ये मध्यम पुरुष की क्रिया है। लट लकार मध्यम पुरुष, सॉरी ऋट लकार, ऋट यानी भविष्य काल। ये जो है ऋट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये ऋट लकार मध्यम पुरुष की क्रियाएं लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत्। तो वैसे ही बिल्कुल ये जो धातुएं लिखी हैं इनका रूप भी आपको मध्यम पुरुष में ही लिखना है। जैसे लिख धातु का होगा लेखिष्यसि, लेखिष्यथा, लेखिष्यत्। गम धातु गमिष्य जाना, गमिष्यसि, गमिष्यथाः, गमिष्यत्। भू, भू मीन्स होना, इसका मध्यम पुरुष में रूप चलेगा भविष्यसि, भविष्यथाः, भविष्यत्, ठीक है। हस, हस धातु है, हस मीन्स हंसना, इसका मध्यम पुरुष में रूप चलेगा लिट लकार में हसिष्यसि, हसिष्यथाः, हसिष्यत्, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट धातु पे धाव, धाव मीन्स दौड़ना, ठीक है। इसका मध्यम पुरुष का रूप होगा धाविष्यसि, धाविष्यथाः, धाविष्यत्। पच, पच मीन्स पकाना, ये दोनों, और दृश्य, दृश्य मीन्स देखना। इन दोनों की लिट लकार इन सबसे जो है वो अलग है, ध्यान दीजिए। ये होगा पक्षयसि, क्षत्रिय वाला आधा क्ष, पक्षयसि, पक्षयथाः, पक्षयत्। दृश्य धातु, दृश्य मीन्स देखना, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथाः और द्रक्ष्यत्। द्रक्ष्यसि, दृश्य मीन्स देखना, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथाः, द्रक्ष्यत्। तो जरा इन दोनों धातुओं को बहुत ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न है, लास्ट में आपकी बुक में देखिएगा। मृगाः निवसन्ति, इसमें बने को टिक करिए, और दूसरे में गजः खादयन्ति इक्षु, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपना वर्क कंप्लीट करिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ ग्रुप ऑफ शिवाजी इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 6th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों चैप्टर है पदार्थ की प्रकृति। पिछली क्लास में भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा था, ठोस, द्रव और गैस, इनमें रिलेशन भी और इनके सभी कैरेक्टर्स का बताया। अब आगे इसी चैप्टर में आता है पदार्थों के गुण। तो पदार्थों के गुण में नंबर 1 है चमक। तो बहुत सारी धातुएं इस प्रकार से होती हैं जिनमें चमक होती है, और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें चमक नहीं होती है। चमक जैसे सोना, चांदी, कांच, बहुत सारी धातुएं इस प्रकार से हैं जिनमें चमक होती है, लेकिन ईंट, लकड़ी आदि में चमक नहीं पाई जाती है। अब कठोरता, तो पदार्थों में कुछ वस्तुएं तो बहुत कठोर होती हैं, कुछ बहुत मुलायम होती हैं। तो
कठोरता यानी जिनमें अणु पास पास होते हैं उनमें वो कठोर होते हैं, जो कि अंतराणविक स्थान भी उनमें बहुत कम होता है और वो कण एक हिल नहीं सकते हैं, इसलिए उनमें कठोरता होती है। तन्यता, तन्यता का गुण भी वस्तुओं में, सभी वस्तुओं में नहीं बल्कि कुछ वस्तुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो क्षण भंगुर होती हैं। जैसे धातुएं मुक्तया, मोस्टली धातुओं का एक विशिष्ट गुण होता है तन्यता। तन्यता का मतलब है उनको पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे लोहे के एक बड़े टुकड़े को पीट करके गर्म करके पीट करके और एक पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इसी तरीके से गोल्ड, सोने को भी गर्म करके और उसको पीट करके रिंग या तमाम प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। तो तन्यता भी आप समझ गए। तन्यता का गुण केवल धातुओं में ही पाया जाता है। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, वो क्षण भंगुर होती हैं। जैसे अगर हम कांच की एक गोली को अगर गर्म करके लोहे से पीट दें तो उसके बहुत टुकड़े हो जाएंगे। मिट्टी को भी अगर हम रख करके पीटे तो उसको वो महीन कणों में परिवर्तित हो जाती है। तो इनमें अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, केवल धातुओं में ही तन्यता का गुण पाया जाता है। अब विलेयता, विलेयता का गुण ठोस की जल में विलेयता, एक प्रकार की है। ठोस की जल में विलेयता, नंबर 2 द्रव की जल में विलेयता, नंबर 3 गैसों की जल में विलेयता। तो पहले ठोस की जल में विलेयता। अब ठोस की जल में विलेयता क्या है? जैसे चीनी, नमक, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं, ये सभी पानी में विलेय हैं, घुल जाते हैं। जैसे शरबत जब बनाते हैं तो आप पानी में चीनी को डालकर घोल लेते हैं तो चीनी घुल जाती है, ठोस है लेकिन घुल जाती है। नमक भी ठोस है लेकिन वो भी पानी में घुल जाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा को भी पानी में डालेंगे तो वो घुल जाती है। लेकिन बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे प्लास्टिक या लोहा या धातुओं की भी ये विशेषता है कि वो द्रव में घुलनशील नहीं होती है, जल में घुलनशील नहीं होती है। तो लोहा हो गया, चांदी, सोना, ये आदि, रबड़ है, प्लास्टिक, ये आदि ठोस पदार्थ हैं जो जल में विलेय नहीं होते हैं। अब द्रव की जल में विलेयता। द्रव मुख्यतया जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कुछ द्रव ऐसे हैं जो जल में विलेय हो जाते हैं। जैसे अल्कोहल को अगर जल में डालेंगे तो वो विलेय हो जाता है। और भी हो सकते हैं द्रव, लेकिन बहुत सारे द्रव ऐसे हैं जो जल में विलेय नहीं होते। जैसे तेल को अगर हम डालते हैं, सरसों के तेल को पानी में डालें तो जल में विलेय नहीं होगा, वो बूंद बूंद के रूप में ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार से पेट्रोल भी जल में विलेय नहीं होता है। पेट्रोल को अगर पानी में डालते हैं तो वो पानी की ऊपरी सतह पर, चूंकि पानी के संगठन से उसका संगठन हल्का होता है, इसलिए वो पानी की ऊपरी परत पर फैला रहता है, वो घुलता नहीं है। गैसों की जल में विलेयता। गैसें भी बहुत सारी गैसें ऐसे हैं जो जल में अविलेय होती है, परंतु ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जल में विलेय होती है। अब जल में विलेय होने की विशेषता के कारण इनमें से तो गैसों की जल में विलेयता, गैसों की जल में विलेयता का मतलब कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल में विलेय होती हैं और कुछ गैसें ऐसी हैं जो जल में विलेय नहीं होती हैं। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलेय होने के कारण ही समुद्री जंतुओं को जीवन देने में समर्थ हैं। अगर ये जल में विलेय न हो तो समुद्री जंतुओं को ऑक्सीजन श्वसन क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस मिलना ही मुश्किल होगा और नहीं मिल सकती है, जिसके कारण मछलियाँ मर सकती हैं। अब आता है ऊष्मा का संचरण। अगला नंबर है 5,
ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण। अब ऊष्मा के संचरण के लिए देखो, संचरण क्या होता है? कुछ वस्तुएं ऐसी हैं या कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? ऊष्मा एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने को सुचालक कहते हैं। सुचालक और कुचालक। सुचालक नंबर 1 और नंबर 2 कुचालक। कुचालक तो जिन वस्तुओं या जिन पदार्थों में ऊष्मा एक किनारे से दूसरे किनारे तक चली जाती है वो सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहा है या धातुएं, मोस्टली धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कुचालक कुचालक पदार्थ वे हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता, यानी एक स्थान से एक किनारे से दूसरे किनारे तक ऊष्मा नहीं पहुंच सकती है, उनको कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब कुचालक पदार्थों में कहते क्या है? जैसे एस्बेस्टॉस, लकड़ी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एस्बेस्टॉस का उपयोग मोस्टली घरों में होता है। जैसे कुकर का हैंडल या कुछ भगोने में भी हैंडल लगे होते हैं, वो एस्बेस्टॉस के लगे होते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि एस्बेस्टॉस ऊष्मा का ही कुचालक है। रोटी बनाने वाले तवे में हत्था लकड़ी का बनाया जाता है। वो लकड़ी का इसलिए ही बनाया जाता है क्योंकि वो तवा गर्म होने के बाद उस डंडी में ऊष्मा का संचरण ना हो। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, उन्हें कुचालक कहते हैं, और कुछ में ऊष्मा का संचरण होता है, उन्हें सुचालक कहते हैं। अब आता है विद्युत का संचरण। विद्युत का संचरण कुछ वस्तुओं में विद्युत गति करती है और कुछ में गति नहीं करती है। गति करने विद्युत का संचरण, विद्युत का संचरण बिल्कुल वही सिस्टम है कुचालक और सुचालक में। इसमें भी सुचालक और कुचालक जिन पदार्थों में विद्युत एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है उन्हें सुचालक कहते हैं, और जिन पदार्थों में विद्युत नहीं चलती है, गमन नहीं करती है, उनको हम क्या कहते हैं? कुचालक। तो सुचालक और कुचालक भी हो गया। अब आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता या पारदर्शिता कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब है प्रकाश की किरण उससे आर पार चली जाती है। जैसे कांच। कांच पारदर्शी पदार्थ है, कांच भी है, पानी भी है। प्लास्टिक, पतली प्लास्टिक, जैसे बोतल में आप पानी को देख लेते हैं कितनी ऊंचाई तक है, तो इसको भी पारदर्शी कहते हैं। समझते हैं? अब पारभासी। पारभासी का मतलब है जैसे आप कागज से देखते हैं तो प्रकाश की किरण कुछ तो पार कर जाती है परंतु पूर्णतया पार नहीं करती है, तो उन पदार्थों को पारभासी कहते हैं। अब आता है विसरण। ठीक, पारभासी में ही थोड़ा सा और देखिए। आप एक कागज के टुकड़ा लीजिए, फिर उस पर कुछ चिकने पदार्थ की बूंदें डाल दीजिए, फिर एक मोमबत्ती के आगे ले जाकर देखिए, क्या आपको स्पष्ट दिखाई देता है? नहीं, कुछ धुंधला दिखाई देता है। पूर्णतः स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, कुछ धुंधला दिखाई देता है। तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में पार करती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जिनमें कुछ प्रकाश की किरणें पार करती हैं वो हो गए पारभासी वस्तुएं। उनको हम पारभासी वस्तुएं कहेंगे, और जिनमें आर पार हो जाती है प्रकाश की किरणें वो पारदर्शी हो गए। अब आता है विसरण।
किसी गैस का बाहर की तरफ फैलने तथा कंटेनर में भरने या एक गैस के दूसरे गैस में मिश्रण को ही मिश्रण कहते हैं। जैसे अब मिश्रण को अच्छे से समझने के लिए मिश्रित होती है, जैसे मान लीजिए अगर आप सेंट की शीशी लेते हैं, 10-20 रुपए की मिलती है सेंट की शीशी लीजिए, तो सेंट में वो गैस के रूप में सेंट उस शीशी में भरा हुआ है। अगर आप अपने कमरे की किसी अलमारी में उस शीशी के कैप को, ढक्कन को खोल देते हैं तो वो गैस पूरे कमरे के वातावरण में फैल जाती है, सभी जगह उसकी सुगंध आने लगती है। इसका मतलब है कि उस शीशी से वो कमरे के वातावरण में जो गैस से थी उनमें वो मिश्रित हो गई या मिल गई, जिसके कारण पूरे कमरे में महक आने लगी। तो आपका बच्चों ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों ये क्लास 6H में सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है, चैप्टर नंबर 2 विंडोज़ एक्सपी। कल हम लोगों ने बच्चों विंडोज़ एक्सपी में फाइल के सब मेन्यूज यानी कि न्यू, ओपन, क्लोज, ठीक है, आपने हम लोगों ने कल इस तरह से डिस्कस किया था। आज मेन्यू बार में एडिट मेन्यू के सब मेन्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एडिट मेन्यू का मतलब ही यही होता है कि आपने जो भी लिखा हुआ है, जो भी सपोज आपने मान लीजिए कि यहाँ पे आपने सपोज कुछ भी लिख दिया है SGOI, या मान लीजिए आपने लिख दिया कि माय नेम इज सो एंड सो, ठीक है, आप कुछ भी जो लिख रहे हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस इन द सेंस कि इसकी जगह पे हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, हम लोग यहाँ पे शिवाजी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो लिखा है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ये होता है आपका एडिट मेन्यू, ठीक है। तो अब आपका एडिट मेन्यू में हम लोग को करना क्या है, एडिट मेन्यू में आपके और भी कमांड्स होते हैं, पर जितने रिसेंटली आपको पढ़ने वो ये है अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट। ये आपको 4 कमांड इसमें पढ़ने हैं। तो अनडू कमांड से क्या होता है, अनडू का मतलब ये होता है, अनडू सबके मैं शॉर्टकट कीज भी बता रही हूँ, और ये शॉर्टकट की आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत पूछी जाती है। इसके ब्रैकेट में मैं लिखती जा रही हूँ आपकी शॉर्टकट Ctrl+Z, ठीक है। कट की होती है Ctrl+X, कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C, और पेस्ट की होती है Ctrl+V। ये आपकी शॉर्टकट की है। आप या तो फाइल मेन्यू पे जा करके अनडू कमांड पे क्लिक करिए, या शॉर्टकट की का मतलब क्या, कीबोर्ड में कंट्रोल की एक आपका एक ऐसी बनी होती है कि इस तरह से होगी जिसमें CTRL लिखा होता है, आप उस की को प्रेस करेंगे, उसके साथ आप Z की को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपका अनडू कमांड हो जाएगा। अब आपकी बारी आती है कि ये अनडू कमांड से होता क्या है। अनडू कमांड क्या करता है, जो पिछली सपोज मान लीजिए कि हमने कोई चीज भूल से डिलीट कर दी है, ठीक है, और हमको लगा कि हमको ये डिलीट नहीं करनी चाहिए, तो जो हम लोग जो भूल से जो डिलीट कर देते हैं, यानी कि पिछली क्रियाओं को वापस लाने के लिए हम लोग Ctrl+Z या अनडू कमांड का है, ठीक है। यानी कि पिछली क्रिया को संपन्न करने के लिए, पिछला एक्शन को संपन्न करने के लिए, या जो हम लोगों ने जो भी पिछला लिखा हुआ था, लास्ट जो हमने लिखा हुआ था, उसको वापस लाने के लिए, रिकॉल करने के लिए हम लोग अनडू कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपका ये कट कमांड का काम क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चों। कट के साथ पेस्ट चलता है, कॉपी के साथ पेस्ट चलता है। कट आपका अगर आपने कट कर दिया अकेले तो इसका कोई यूज नहीं है, कॉपी अगर आपने किया तो उसका यूज नहीं है। इसके साथ पेस्ट करना और इसके साथ पेस्ट करना, ये पेस्ट अकेले जो है वो काम नहीं करता है। कॉपी पेस्ट एक साथ चलेगा, कट पेस्ट एक साथ चलेगा। अब आपकी बारी आती है कि कट का यूज क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है SGOI, ठीक है,
हमको क्या करना है, ये यहाँ से उठा के हमको इस जगह पे लिखना था, हमारी प्लेस ये थी, हमको इस जगह नहीं लिखना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका तो ये होगा कि हम यहाँ जाके दोबारा टाइप करें, और एक तरीका ये होगा इसको डिलीट करें और यहाँ पे दोबारा टाइप करें। एक तरीका ये होता है हमने इसको यहाँ से कट कर दिया और यही वाला मैटर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये कैसे होगा कि कट करने के लिए आपको क्या करना है, आप एडिट मेन्यू पे गए, एडिट मेन्यू ओपन किया और कट कमांड सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से जो ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं तो उसके लिए इस तरह कहीं लिखा होगा क्लिक ऑन एडिट एरो कट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडिट मेन्यू पे जाके आपने कट कमांड सेलेक्ट किया। या तो एक तरीका ये है, या आप क्या करेंगे, वही शॉर्टकट की आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करिए और एक्स की तो लेकिन आपको क्या है कि पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, माउस के द्वारा यहाँ पे पहले माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके आएंगे और उसके बाद एक बार क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा एरिया जो है वो डार्क ब्लैक सा हो जाता है, वो सेलेक्ट हो जाएगा आपका ये पूरा एरिया। तो जब ये पूरा एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो आप कंट्रोल एक्स करेंगे, तो जैसे ही हम लोग कंट्रोल एक्स करते हैं ये अपने आप ही यहाँ से हट जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स के बाद अब आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जो चीज हम जिस जगह पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप अपने घर में ड्राइंग में कोई पिक्चर पेस्ट करनी है, तो आपने कटिंग करी और उसको जिस पेज पे आपको जिस जगह पे वो लेफ्ट राइट सेंटर जहां पर भी हमको पेस्ट करनी है हम उस जगह पर ही पेस्ट करते हैं ना, यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन वही है। आपने क्या किया, वही एडिट मेन्यू पे गए और पेस्ट कमांड किया। तो पेस्ट कमांड्स पे अगर आप कर्सर यहाँ पे लेके इस जगह पे हम कर्सर लेके आए और हमने यह माउस पॉइंटर हम यहाँ पे लेके आए और हमने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करा या कंट्रोल प्लस वी किया, कमांड यूज किया, तो जो आपका SGUI यहाँ पे लिखा था अब वो यहाँ पे लिख जाएगा। और जितनी बार आप कंट्रोल वी करते जाएंगे, जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उतनी बार वो लिखता चला जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, आपके मेमोरी में एक क्लिप बोर्ड होता है, एक आपके मेमोरी में क्लिप बोर्ड नाम का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ये क्लिप बोर्ड जो है, ठीक है, ये एक स्टोरेज एरिया होता है जहां, लेकिन इसको अस्थायी स्टोरेज एरिया या टेम्परेरी स्टोरेज एरिया कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका कि जो भी डेटा आपने कट किया है या कॉपी किया है वो यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टोर रहता है और उसके बाद जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो वो यूज हो जाएगा। और इसमें एक चीज इसमें ध्यान देनी होती है कि कट या पेस्ट में आपने जैसे मान लीजिए कट किया तो आपने SGUI जो है उसमें स्टोर हो गया, आप दोबारा गया आपने कोई चीज कॉपी करी तो कट या मतलब कोई एक ही चीज एक बार में उसमें स्टोर रह गया। अगर आपने दूसरा कोई चीज कट या कॉपी करी तो अब जो दूसरा वाला जो मैटर है आपका अब वो उसमें स्टोर हो जाएगा, पहले वाला इरेज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज होता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। तो इस तरह से हमारा कट और कॉपी में जो किया गया जो डेटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है, क्लिप बोर्ड में, और पेस्ट उसी क्लिप बोर्ड से ही डेटा उठा के पेस्ट कर देता है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे ये इस तरह से कट किया और पेस्ट आपका हो गया। अब अगर मान लीजिए हमको दूसरा हमारा ऑप्शन था कॉपी हम लोग कैसे करते हैं, कॉपी में एक तो शॉर्टकट की उसकी कंट्रोल प्लस C है। तो आपने सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पे SGUI लिखा होगा या मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, हम इसको पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद वही माउस के द्वारा हमने इसको पहले सेलेक्ट किया और हमने कॉपी किया। तो जब हम लोग एडिट मेन्यू पे जाके अगर हम लोग यहाँ पे कॉपी कमांड प्रेस करते हैं, एडिट मेन्यू पे जाके या तो कॉपी कमांड प्रेस करें या हम लोग कंट्रोल प्लस C की प्रेस कर दें, कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल प्लस C, तो क्या आपका कॉपी हो गया। पर वो कॉपी अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कॉपी दिखाई कब पड़ेगा जब आप पेस्ट करेंगे। तो अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो है कर्सर वापस आपने जगह पे लेके आए और आपको यहाँ पे वापस जो है पेस्ट करना है, तो आपने SGUI जो है वो कंट्रोल प्लस V जैसे ही प्रेस किया वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और जितनी बार पेस्ट करते चले जाएंगे हर बार वो आपका SGUI आएगा, ठीक है। तो कॉपी में क्या होता है कि जो आपका कट किया में आपका जो जहां से आपने कॉपी किया है वहां पर भी रहता है और एक दूसरी जगह भी आपका आ जाता है, ठीक है। लेकिन कट में क्या होता है कि एक जगह से उठा करके हमने उसको मतलब कट कर दिया, उसी को वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जहां पर हम उसको पेस्ट करेंगे वहां पर ही होगा। तो एक तरह से कट जो होता है वो मूव भी कहलाता है। किसी डेटा को मूव कराना है, सपोज मान लीजिए अभी हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ से यहाँ मूव कर गए तो अब हम इस प्लेस पे नहीं दिखाई पड़ रहा है,
हम एक ही जगह लिखेंगे। कॉपी का मतलब क्या हो गया कि कोई जो पर्सन है वो यहाँ पर भी दिख रहा है और इस जगह पे भी दिख रहा है, मतलब उसकी डबलिंग होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया सारे ऑप्शन। एडिट में अनडू कंट्रोल प्लस जेड, कट कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जो है वो करेंगे विंडोज एक्सेसरीज की जो विंडो आती है उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, अब आपका आता है एक्सेसरीज विंडो के भाग, यानी कि एक एक्सेसरी विंडो में कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए। हम वैसे भी ये पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि एक्सेसरी विंडोज में क्या क्या पार्ट आपके होते हैं। कोई भी विंडो जब आपकी ओपन होगी तो वो इस तरह से आपकी एक आयताकार विंडो, ये इस तरह से शेप आपकी आयताकार दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उसमें आपके ये तीन आपके ये कंट्रोल मेन्यू होता ही होता है। ठीक है, ये जो आपका लिख के आ रहा है ये हमेशा यहाँ पे एक प्रोग्राम का नाम होता है। जो प्रोग्राम खुलेगा वो वहां पे उसका नेम होगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, ये आपका टाइटल बार है, ये आपका कंट्रोल मेन्यू है। उसके बाद सपोज यहाँ पे आपका है फाइल है, एडिट है, व्यू, तो ये वाली जो लाइन होती है ये होती है मेन्यू बार। तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है, ये आपका आता है टाइटल बार, डार्क कलर का हमेशा होगा। सबसे ऊपर जो है वो आपका आएगा टाइटल बार। टाइटल बार में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, टाइटल बार में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, टाइटल बार में आपका जो प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड आपने खोला है तो यहाँ पे W बना होगा और एमएस वर्ड लिखा होगा। ठीक है, तो टाइटल बार में क्या होता है कि जो प्रोग्राम आपने ओपन किया है उसका नाम होता है, कंट्रोल मेन्यूज होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टाइटल बार में ही आपका ये तीन कंट्रोल बटन दिए रहते हैं। कंट्रोल बटन में जो क्रॉस बना होता है ये इसको हम लोग कहते हैं क्लोज बटन है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्लोज बटन है। इसका मतलब जो ये विंडो खुली हुई है इस बटन के द्वारा हम उसको क्लोज कर सकते हैं। क्लियर, ये आपका जो बटन है ये इस तरह से एक बॉक्स ये बना हुआ और एक ये इस तरह से चौड़ा सा ये बना होता है। इस बटन का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए विंडो कभी कभी आप देखते हो स्क्रीन पे जो है वो पूरे स्क्रीन को ना कवर करके, जैसे मान लीजिए हमारी ये एक बड़ी स्क्रीन है कंप्यूटर की और उसमें इसे विंडो इतनी खुल के आ रही है, अगर हम ऐसी बना लें कि वो पूरा हमारा पूरी विंडो को कवर कर ले, तो ये होता है मैक्सिमाइज करना। यानी कि विंडो का जो साइज है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग ये बटन यूज करते हैं। ये कहलाता है आपका मैक्सिमाइज बटन। ठीक है, उसके बाद आपका ये आता है मिनिमाइज बटन। इसको हम लोग कहते हैं मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन का मतलब क्या होता है, अगर आपने इसको यहाँ पे, तो विंडो क्लोज नहीं होगी, विंडो क्लोज नहीं होती, बस ये विंडो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका नीचे जो विंडो का जो स्टेटस बार होता है बस वहीं पे आता है, ये छोटा सा आइकन बन जाता है। ठीक है, कैसे क्लोज और मिनिमाइज में यही होता है। क्लोज का मतलब होता है जो प्रोग्राम खुला है, जैसे मान लीजिए आपका पीरियड ओवर हो गया तो आपने क्या किया, मैथ्स की कॉपी बैग में रख ली और अब आपने कंप्यूटर की कॉपी जो है वो ओपन कर ली, तो ये हो गया क्लोज, बिल्कुल कॉपी बंद कर दी। कभी कभी क्या होता है बच्चे मैथ्स का काम करें, मैम आ गई तो ठीक है, वो कॉपी आपने किनारे रख दी और अपना कंप्यूटर में पढ़ने लगे, तो ये हो गया मिनिमाइज। अभी हमने बैग में इसको क्लोज करके नहीं रखी, बस उसको मिनिमाइज कर दी यहाँ पे और हम कोई और काम करने लगे। तो बच्चों आज के लिए आपका इतना ही है। कल से हम लोग विंडोज एक्सेसरीज के जो और अदर हमारे हेल्पिंग प्रोग्राम हैं कल हम लोग उनको पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।